हेलो बच्चों। तो मेरे भाई हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, अध्याय नंबर 2। भारतीय वन में आप जैसे खोलेंगे ना तो वहां पे लिखेगा जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीतिक पर क्या प्रभाव। यानी हमको ये पढ़ना है कि हमारे देश में जो सरकार बनती है तो इस सरकार के बनने में हमारे जातीय व्यवस्था का क्या प्रभाव है और हमारी लैंगिक का क्या प्रभाव, यानी स्त्री और पुरुष का क्या प्रभाव। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हमारे यहाँ संप्रदाय का क्या प्रभाव। सरकार जब बन जाती है तो फिर इसके लिए किस तरह से काम करती है। इन सारे चीजों को हम लोग इस 3 बातों पर क्लियर करेंगे। यानी पिछले चैप्टर में आपने ये क्लियर कर लिया था कि हमारे सत्ता में भागीदारी, तो सत्ता में भागीदारी आप देखें कि आप सब मिलकर के सरकार बनाए, क्लियर। तो सबकी सरकार हुई, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ विभेद हैं। क्या विभेद है भाई? तो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, इतने प्रकार से विभेद आपने देखा था। और इन सब के बीच में तालमेल लाने का कोशिश कर रही थी कौन? सरकार, लोकतंत्र। ये पीछे आपने देखा। लेकिन आज हम लोग मात्र 3 चीजों पर पॉइंट पर क्लियर करेंगे। एक जाति व्यवस्था पर, एक लैंगिक व्यवस्था पर और एक संप्रदाय पर। ठीक है, कि राजनीति को ये तीनों कैसे प्रभावित करती है। देखिए, हमारे यहाँ जो जातीय व्यवस्था है, जो संप्रदाय है या जो लिंग है, ये हर जगह खराब नहीं होता है। हर जगह खराब नहीं होता है, कहीं कहीं पर लाभदायक भी होता है। अब लाभदायक पक्ष का क्या है सोच समझिए। गौर करिएगा, अपने देश में जब आजादी हुई थी तो उस समय एक ही दल था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसी की सरकार बनी थी। धीरे धीरे उस दल में फूट हुआ, दूसरे दल के लोग, उसी में से कुछ लोग निकल के एक दल बनाए। जो दूसरे जाति बिरादरी के थे वो एक दल बनाए, उनमें से फिर फूट पड़ा तो दूसरे लोग फिर अलग दल बना लिए, क्लियर। अगर पूरे इतिहास को देखा जाए तो आपने प्रारंभ में क्या देखा होगा कि जो ऊंचे बिरादरी के लोग थे, जिसे अभी हम लोग फॉरवर्ड के नाम से समझते हैं, सिंह जी हैं, झा जी हैं, मिश्रा जी हैं, शर्मा जी है कि नहीं, ये सारे लोग जो थे वो ऊंचे बिरादरी से, शासन में उन्हीं का दबदबा था। पहले के लोग कहते थे, हमारे आस पड़ोस के कुछ बूढ़े लोग, जब वो जाते थे वोट गिराने के लिए ना, तो उनको कहता था कि जाइए आपका वोट गिर गया, हो गया गिर गया। मैंने उनको जाने भी नहीं देता था, रास्ते से घुमा देता था, कहाँ जा रहे हैं? वोट गिराने। गिर गया आपका, जाइए, हो गया। वोटर लिस्ट में नाम है, हमारा वोट कोई और गिरा दिया। ये व्यवस्था होती थी पहले, ठीक है। एक व्यक्ति का दबदबा था, तो उसमें से कुछ लोग, ऐसा हुआ होगा जाति में से, कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसी नहीं चलना है, हमको अलग अधिकार चाहिए। तो उसने अलग होकर के पार्टी बनाई होगी क्या। जैसे अभी सुनते होंगे कि हमारे लालू जी जब आए थे, उससे हमारे यहाँ, उससे पहले हमारे यहाँ बिहार की स्थिति, जातीय व्यवस्था बहुत ही दयनीय थी। ऊंच नीच का बहुत पाटा था। लोग कुर्सी पर बैठे नजर नहीं आते थे, घाट पर बैठे अगर हैं, कोई अगर गुजर गया तो कठिनाई। ये बात अगर 100 नहीं तो 90% सही है कि लालू जी ने जो न्यूनतम जाति के लोग हैं उन्हें इस तरह से बोलने, चलने, खड़ा होने का अधिकार दिलाया है। इसमें कोई बेशक, हाँ, बिहार को लूटने में उन्होंने पूरा योगदान दिया है। रोड उनके समय में जर्जर हो गई, स्कूल की बत्ते बत्तर हो गई, फैक्ट्री बंद हो गया, वो अलग मैटर है। लेकिन लोगों को खड़ा होकर के आप जो आज बोल रहे हैं, ये अधिकार अगर आपको मिला है, संविधान लिखा गया पहले, उससे मतलब नहीं था, लेकिन लालू जी की देन है, ये तो आंखों के सामने की चीज है। ठीक है, समझ रहा है ना। अति पिछड़ा और पिछड़ा को जो खड़ा होने का अधिकार दिलाया है, ये लालू जी की है। तो आखिर ये
जातीय व्यवस्था अगर नहीं होती तो क्या अलग कोई दल बन पाता? अलग दल नहीं बन पाता था, सबको अधिकार मिल पाता? बिल्कुल नहीं। यानी जातीय व्यवस्था कैसे राजनीति को प्रभावित किया, तो कहीं लाभदायक है, कहीं हानिकारक है। हानिकारक पक्ष हम लोग कल पढ़े थे। कैसे? जब जातिवाद में हम लोग लड़ना शुरू कर दें तो इसका फायदा कौन उठाएगा? विदेश वाला। अरे ये सब तो अपने में लड़ रहा है, चलो ना इसका मजा लिया जाए, है कि नहीं? और वो आ जाएगा हमारे यहाँ। इसलिए हानिकारक है, लाभदायक भी है। तो इन सारे चीजों को ही इसमें हम लोग क्लियर करेंगे। बस करना क्या है, ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सुनिएगा ध्यान से, जातीय विभेद और राजनीतिक में जाति। गौर करिएगा, प्रारंभ में ना हमारे यहाँ मात्र 4 वर्ण थे। प्रारंभ में, शुरू के समय में 4 वर्ण थे और चारों वर्ण मिला जुला करके मेलजोल से रहते थे। प्रारंभ की बात करेंगे, शुरू की बात करेंगे तो इस तरह की छुआछूत की भावना, वैमनस्यता नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ कि वर्णों में ना वैमनस्यता बढ़ती गई और वर्ण हो गया, एक हो गया ब्राह्मण, जो अपने आप को एक बड़ा अधिकारी समझने लगा। पढ़ने पढ़ाने, शिक्षा, पूजा पाठ करने का सबसे बड़ा और समाज का सबसे बड़ा ओहदा में वो माने जाने लगा। उसके बाद आए क्षत्रिय, वो भी समाज में उनकी स्थिति अच्छी थी। उसके बाद आए वैश्य, जो बनिया किस्म का था। मिला जुला करके उनकी स्थिति ठीक ठाक थी, अच्छी नहीं थी तो खराब भी नहीं थी। लेकिन सबसे घटिया आ गया शूद्र, जो सेवा करते थे। ये 4 को देखिए, यहीं से वैमनस्यता बढ़ती है। और उसके बाद ये 4 वर्ण धीरे 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 3000 जातियों में बट गई। ये पूरे वर्णों में कितनी जातियां हो गई भाई? अब इस सब के बीच में भेदभाव होना शुरू हो गया और इस भेदभाव का प्रभाव हमारे भारतीय राजनीतिक पर पड़ती है। इसका प्रभाव राजनीतिक पर पड़ती है। तो कैसे पड़ती है तो समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। विभिन्न जातियां एक दूसरे की जाति को घृणा की दृष्टि से देखती है, जिससे असमानता और फूट की भावना उत्पन्न होती है। हमारी जो जातियां हैं, समाज में जो उच्चतम जाति के लोग हैं, निम्नतम को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और यही देखने के कारण उनमें फूट की स्थिति आती है। लोग एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं। अब मान लीजिए हम आपको अगर घृणा की दृष्टि से देखें, नहीं, जैसे आप न्यूनतम जाति के हैं, आपके दरवाजे हम चले गए, हम आपको पानी आप हमको दिए पीने के लिए, हम नहीं पिए, तो आपके मन में घृणा की भावना उत्पन्न होगी। तो वहां से असमानता उत्पन्न हो जाती है, नहीं? या हमारे मन में आपसे प्रति आ जाए तो आपको असमानता, घृणा की भावना आपके मन में भी आएगी, नहीं आएगी? और वहां से ये और बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जातिवाद के कारण समाज में कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिससे राष्ट्रीय एकता, और जातिवाद के कारण समाज कई टुकड़ा में बढ़ जाता है और यही क्या हो जाता है, कारण बनता है विदेशी आक्रमण का। मैंने पूरे राष्ट्र के हित के लिए अच्छा नहीं होता वो। आगे देखिए, जातिवाद के कारण ही तिलक दहेज बढ़ गया है। हमारे देश में जो तिलक दहेज की व्यवस्था इतनी है, वो जातीय व्यवस्था के कारण। अभी आप देखे होंगे, कोई लड़की अगर शादी करना चाहे, जातीय व्यवस्था ना हो, कोई किसी से कर सकती है या लड़का कर ले, तो उसमें दहेज की मांग ज्यादा नहीं होती है। अपने यहाँ जो होती है, जिसको हम लोग लव मैरिज कहते हैं, तो उसमें ये दहेज का प्रथा नहीं होता। हाँ, कुछ लोग होते हैं, लड़का शादी के बाद भी दहेज की मांग करता है। जैसे हमने एक उदाहरण आपको समझाया था कि अपने यहाँ की एक लड़की थी, अपने गांव का ही लड़का था, शादी कर लिया, तुलों के बिरादर में थी। हाँ हाँ, वो रौनक नहीं है, रौनक अपने यहाँ पड़ती है, उसकी मम्मी। तो वो शादी कर ली ना, वो मिठा वाला ना, उनकी बहन थी। तो शादी कर ली, वो लड़की ना हमसे रोज 1 घंटा तक कम से कम फोन से जरूर बतियाती थी। पढ़ती थी राजेश जी के यहाँ, लेकिन वो हमारे यहाँ जरूर आती थी, बिना आए ओरा चैन नहीं था। वो आधा घंटा हमारे यहाँ बतियाती थी जरूर आके, फोन से घर से जरूर बतियाती थी, प्रेमे से बात करती थी, हर बात बतियाती थी। लेकिन पढ़ती थी उनके यहाँ, लेकिन वो हमारे यहाँ जरूर आती थी। उन्हें उसका थोड़ा सा हमसे बहुत लगाव था। अब क्या होता है, देखिए वो लव मैरिज कर लेती है। मैरिज करने के बाद ना वो लड़का ना
उस समय तो कर लेता है, बाद में वो डिमांड रखता है कि हम एक मतलब गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल। इसके चक्कर में उसको ना उससे बात करना बंद कर देता है। उसकी वो चचेरी बहन से शादी कर लेती है, फुद्दी नाम पहचानते होंगे उससे वो। अब ना वो देखिए उसको ना हम पर बहुत थोड़ा सा लगाव था। वो रात में ना 9 बजे में हमारे यहाँ फिर आती है शादी के बाद, और कहती है कि सर ना आप हमको पैसा दीजिए, हम आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। हम कहलिए देखो अगर थोड़ा मोड़ा रहता ना तो हम तुमको दे सकते थे, लेकिन 80,000 75,000 का गाड़ी है, हम कितना दे देते, इसीलिए हम तुमको इसमें कॉपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर तुम लेके भी जाएगी तो फिर एगो परेशानी होगा कि अगला पूछेगा कि तुम कहाँ से पैसा लाए, फिर नाम आएगा मेरा तो फिर और बवाल अलग हो जाएगा, तो इसीलिए हम तुमको कॉपरेट नहीं कर सकते। उसको समझा बुझा के हम भेजे, रो रही थी हमारे यहाँ। नहीं क्योंकि उसका एक समझिए तो शादी कर ली, ऊपर से वो लड़का दूसरा शादी कर लिया, वो फिर अगर हम दे देते तो उसका और एगो मामला फंस जाता कि पैसा वो कैसे काहे दिए इतना, एगो और मामला फंस जाता। तो इसीलिए हम उसको समझा बुझा के उसको भेज दिए घर। फिर जाके ठीक हुआ, वो लड़की फिर दूसरी शादी कर ली, सेकंड वाली, वो एगो साहू जी से 10 में कर ली। आती है, आती तो वो कर ली। हाँ वो भी, वो हमारे यहाँ पढ़ती थी फुद्दी, वो हमारे यहाँ पढ़ती थी तो वो अपना कर ली। ये मामला बड़ा गड़बड़ होता है। देखिए लव मैरिज में अक्सर लड़का ये भी कर लेता है कि जो ज्यादा लोभी रहता है, करने के लिए तो समय कर लेगा, बाद में कहेगा कि तेरे लाओ तब कुछ होगा न तो न होगा, ले भैया। तो ये है, लेकिन दहेज प्रथा थोड़ा सा कमेगा कब, जब मतलब विजातीय शादी होना शुरू हो जाए तब। और सरकार इस पर और मदद भी कर रही है, जानते हैं आप, अगर वालिक हैं तब, ठीक है ना, अगर आप शादी करते हैं तो सरकार मदद भी करती है विजातीय में, कि दो जाति की शादी हो जाए तो जातीय व्यवस्था के कारण हमारे यहाँ दहेज प्रथा बहुत ज्यादा बढ़ता गया। इसके कार्य में राष्ट्रीय आर्थिक विकास में रुकावट होती है, जातीय के कारण आर्थिक विकास में रुकावट है। क्योंकि देखिए काम आपको नहीं मिलेगा सही से, पढ़े हम लोग हिंदी में क्या पढ़े थे कि जाति के कारण काम, आज जो आप जाति में है उसी जाति को काम करते रहिए, तो परिणाम अब देश का विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कुरीतियों का विकास भी जातिवाद के कारण हुआ है, जातिवाद के कारण ही कुरीतियां बढ़ी है। माने जो देश में हमारे यहाँ परंपरा चल रही थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब जो है, अभी भी बाल विवाह होता है ना, अपने यहाँ कल परसों हुआ है, अपने क्लास में ही हो गया, दूसरा को क्या कहा जाए, वो बाल विवाह है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए उसकी जिंदगी तो एकदम समझिए गई, वो पढ़ना चाहेगी, अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाई, तो क्या है ये। चलिए, तो ये सब जो कुरीतियां हैं किसके कारण है, यही तो जातिवाद के कारण। चलिए, जातीय विभेद भी राजनीति का गहरा संबंध स्थापित हो चुका है, याद रखिएगा, जातीय विभेद का हमारे राजनीतिक से गहरा संबंध। अब देखिए जगजीवन राम क्या कहते हैं इसी बात पर, जातिवाद पर, लोग अपना सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन जातीय व्यवस्था में अपने तिजांतली नहीं दे सकता। माने अपने आप को ना, माने सब कुछ छोड़ देगा लेकिन जातिवाद को नहीं छोड़ सकता है। कुछ होगा, अंतिम में खुट्टा वहीं गड़ाएगा जहां पहले था। पंचायती तो हर माने, लेकिन खुट्टा कहाँ गड़ाई, जहां पहले रही। मतलब क्या कि जातिवाद छोड़ने वाले लोग नहीं है। ये किसने कहा, अच्छा ये लिखने का मतलब समझ रहे हैं ना, ये लाइन आपके परीक्षा में रहेगा, कहेगा किसने कहा कि लोग अपना सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन जातीय व्यवस्था में अपने तिजांतली नहीं दे सकता। ऑप्शन 4 को रहेगा, महात्मा गांधी, जगजीवन राम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। याद रखिएगा, इसीलिए हम वहां पर हेडलाइट कर दिए हैं थोड़ा सा। रजनी कोठारी का क्या कहना सुनिएगा, जाति विहीन राजनीति की कल्पना तो वास्तविकता पर पर्दा डालने के बराबर है। अगर ये कोई कह दे, कोई राजनेता कि हमको जाति से वोट नहीं लेना है, जातिवाद से कोई मतलब नहीं, तो समझिए वास्तविकता पर पर्दा डाल रहा है। और क्या कहते हैं, राजनीतिक में जातीय विभेद इतनी गहरी पैठ हो चुकी है कि बेटी और वोट अपनी ही जाति को देने का प्रचलन है। नहीं, शादी लोग अक्सर अपनी बेटी को किसमें करेंगे, जातिवाद। वो लड़का भले खराब रहे, वो लड़की को पसंद आवे चाहे नहीं आवे, लड़की कहीं और पसंद की है, लेकिन ना, उसी खुट्टा में बांधा जाएगा जो उन खुट्टा के चारों ओर कीचड़ है। ये कौन कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, रजनी कोठारी। आप वोट वहीं पर ही जो अपन जात के होई ना, पढ़े थे कल हम लोग देखे थे उस दिन वो गाना गाए थे क्या,
जात पर पात पर और वोट पड़ी मुर्गा भात पर। क्या मैंने जात पर हम लोग वोट देते हैं। तो ये कौन कह रहे हैं? रजनी कोठारी जी कह रहे हैं। तो याद रखिएगा इतनी बात, आपसे पूछा जाएगा ये कथन किसका है। चलिए अब आगे, राजनीतिक को कैसे प्रभावित करती सुनिएगा। राजनीतिक को हमारी जाति कैसे प्रभावित करता है सुनिएगा। विभिन्न राजनीतिक दल द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवार का चयन। अब अपने यहां देखिए, सुनिएगा गौर करके। अपना समस्तीपुर लीजिए, ये लोकसभा क्षेत्र है, यानी उजियारपुर। समस्तीपुर में 2 लोकसभा है, एक उजियारपुर एक समस्तीपुर। तो उजियारपुर में हम लोग पढ़ते हैं, हो गया। तो उजियारपुर में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कुशवाहा है, कुशवाहा जाति। तो अपने यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, एक है आरजेडी, एक है जदयू, एनडीए, एनडीए है ना, और जो भी पार्टी है, तो वो सबसे ज्यादा जो वोट मतलब टिकट देगी, तो देख लेगी देख कौन जाति है यहाँ पर। कुशवाहा नेता है कोई, हाँ कुशवाहा को देगा। आलोक कुमार में ये दे देगा किसको, अ, उसको दे देगी, क्या है, अश्वमेघ देवी, अश्वमेघ देवी को दे देगी। ठीक है ना, माने कुशवाहा चुन चुन के देगी, काहे लगी कि कुशवाहा की संख्या यहाँ ज्यादा है। ठीक है, पहले जैसे अपना बस्सी भिंडी अपने साथ साथ सारंजन विधानसभा में, बस्सी भिंडी गांव जो है वहां पर मलाहों की संख्या ज्यादा था। विधानसभा का जब सीट टिकट बटाता था तो सब मलाहे को टिकट मिलता था। अच्छा अच्छा, आरजेडी साहनी को टिकट, एनडीए साहनी को टिकट, सब साहनी को, रामचंद्र सिंह निषाद, रामसरय साहनी, है ना, काहे लगी कि जाए तो ज्यादा उसी का है, तो वोट तो जाति को मिलेगी। तो इसीलिए अपनी जाति को चुन के, देखिए विभिन्न उम्मीदवार भी यही करता है कि टिकट उसी को मिलेगा जिसकी ज्यादा संख्या। हम जाएंगे टिकट लेने, हम लोकप्रिय नेता है लेकिन हमको नहीं मिलेगा। वो समीकरण देखेगा वहां से कि सरायरंजन में तेली भाई की संख्या कितने, तो गिनती पूरा करेगा तो 100 दूर मर्दाबा सरा नहीं होता ना। राय जी कितना, 72,000, दे दो कुमकुम को टिकट, कुमकुम देवी जिंदाबाद, हो गया। नहीं, कहने का अर्थ है, कहने का है हला नहीं, कहने का अर्थ है टिकट किसको मिलेगा सुनिए, नहीं मिलेगा। अच्छा, विधायक खड़ा नहीं हो सकता इसमें हंसने क्या बात। हमें सुनिए सुनिए सुनिए, हमारी एक मतलब ऐसे तो हमारी लगेगी साल ही, लेकिन मतलब बड़ी है उम्र में। हमारी पत्नी के मामू की बड़ी बेटी है, बहुत पैसा वाला है, समस्तीपुर से ऊपर, मतलब ना वो मतलब जिला परिषद में भी खड़ा हुई, जीत ली है, अब विधायक में भी पिछले साल खड़ा हुई थी, हार गई थी। ठीक है ना, अश्वमेघ देवी से। तो कहने का अर्थ है कि खड़ा होता है कि नहीं, हो भी सकती है, ये भी खड़ा हो सकती है, इसमें कौन बात है। समय आएगा, ईश्वर ईश्वर के दया होगा, कहीं ऐसा घर में इसकी शादी हो जाएगी, खूब बड़का घर में ना, नेता उता के घर में, इसको भी खड़ा कर दिया जाएगा। चलिए आइए किताब की ओर, सुनिए। ऐसे भी सबको टिकट मिल भी सकता है क्योंकि जाति इसकी संख्या ज्यादा है, इसलिए सरकार में विभिन्न जातियों की प्रतिनिधित्व है। देखिए, सरकार में विभिन्न जाति की प्रतिनिधि होती है, माने प्रतिनिधित्व जो सरकार करती है खास करके जातीय वाला ज्यादा करती है, न्यूनतम का कम होता है, बहुत कम, रेयर केस। लेकिन अक्सर कौन करता है, जाति वाला। जातीय भावना को उस्काने में राजनीतिक दल का बड़ी सक्रिय था, और जाति भावना को भी उस्काता है वो, है कि नहीं। लालू जी कहेंगे कि हम यदुवंशी हैं, कौन है, जही यदुवंशी का नाम हुआ सब यादव हो जाएगा कि भाई हम तो कृष्ण जी के हम लोग वंशज हैं, वोट देना है किसको, ले भैया। नहीं समझे बात को, ये जातिवाद को क्या हुआ, उकसाना हुआ। अभी देखिए एक समीकरण है ना, माय समीकरण, ये जातिवाद को क्या है, उकसाना है। एक और अभी समीकरण कौन दोनों आया है, बावन कौन दोनों को कहा साफ करो, कौन दोनों वाला एक नारा दिया था, हम भूल गए, हमको याद नहीं आ रहा है। देखिए ये क्या है, ये जातिवाद को उकसाया जा रहा है। माने कहने का अर्थ है कि जितने राजनीतिक पार्टियां हैं वो जातिवाद को और बढ़ाता है, बढ़ाओ और जाति का फायदा लो, समझ रहे ना। चलिए आगे, कमजोर जाति के लोगों की राजनीति मरते और इसी कारण जातिवाद के कारण ही
कमजोर जाति की भी अभिरुचि क्या हो गई है, बढ़ गई है। पहले किसकी जाति ज्यादा होती थी, सिंह जी की। राय जी और साहनी जी सबका कोई नेता नहीं था। भेदभाव हुआ, जातिवाद हुआ, तो हम में से कोई जो आर्थिक रूप से मजबूत था नहीं, वो बन गया नेता, नेता बन गया तो वो जाति का हो गया। फिर उसमें से कोई अलग जाति के भेदभाव हुआ तो अलग हो गया। जैसे मान लीजिए अपने समाज में, गांव में रखिए, है कि नहीं, कोई हमारी बिरादरी में से कोई आर्थिक रूप से मजबूत है क्या, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है समाज में न्यूनतम के साथ, तो हम लीडर इसका बन गए, ये अपन जाति का लीडर बन गए पहले, अब बाद में हो गए कौन सी का लीडर। जातीय सम्मेलन होता है ना जी, आप लोगों का भी जातीय सम्मेलन होता होगा, हम लोगों का भी होता है जातीय सम्मेलन। कभी मोहनपुर जाइएगा ना, तो मोहनपुर में एगो देखिएगा एगो भवन बना हुआ है, तैलिक जातीय सम्मेलन कार्यालय ऐसे करके लिखा हुआ है, याद नहीं है, लेकिन वो एगो हॉल बना हुआ है। उस सब जितना जिला का तेली है ना, सब पैसा चंदा किया, वहाँ जमीन खरीद के, वहाँ मकान बना के, वहाँ पर कार्यालय होता है, मीटिंग होता है साल में एक बार दो बारी, ठीक है ना। तब हम लोग सब जाति लोग यहाँ से जो नेता लीडर लोग हैं, पिछली बार भी हमको भी आया था समस्तीपुर में, हमारा भगना गया था, हम नहीं गए थे, कौन जाति पाति से मतलब हमको लेना देना है, वो गया था, फोटो वोटो खूब वीडियो पर डाला था, लेकिन हम नहीं गए थे। क्या है, जातीय सम्मेलन है, अब उसी में से कोई एगो लीडर हो जाएगा, वो बन जाएगा नेता। अब इतना इतना आदमी को देखा, अब कोई पार्टी जैसे लालू जी की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी देखेगा, राकेश जी को तो इतना समर्थक तेली भाई सब जिला में मान रहा है, वो आएगा हमको पोटिया लेगा, चलिए आप हमारे पार्टी में रहिएगा, आपको ना कोनो पद दे देंगे, नहीं समझे बात को, वोट के समय उसको हम टिकट दे दिए, बाद में वो या तो यहाँ से खड़ा होते समय हमको टिकट दे देगा, हम हो गए विधायक, नहीं विधायक हो गए, अब विधायक बन गए, अब एगो हम अपने एगो पार्टी में निकाल देंगे, स्टूडेंट पार्टी, नहीं समझे, किताब छाप हमारा रहेगा मोहर, मतलब चुनाव चिन्ह, समझ में आ रही बात है। तो एगो न्यूनतम जाति का आदमी क्या बन गया, अभिरुचि बढ़ा किसमें, भेदभाव होने के कारण जातिवाद, समझ रहा है बात को। अब चलिए निर्वाचन में जाति का प्रभाव कम होना, निर्वाचन में कभी कभी जाति का प्रभाव कम हो जाता है। अब कहेगा सर कैसे, अब मान लीजिए देखिए ईराय जी है, अपने ये पूरे अगर सरायरंजन में देखा जाए तो इसकी बिरादरियों की संख्या ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी इसका तो मन ये है कि हमारा बिरादर की संख्या ज्यादा है तो विधायक हमरे खड़ा होगा, लेकिन ना ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब 5 गो हमारे यहाँ पार्टी है मुलुर से, मान लीजिए आरजेडी, जदयू, मान लीजिए हम पार्टी है, और छोटे छोटे पार्टियां हैं जिसमें क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जनता कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी है ना, हंसुआ हथौड़ा तारा छाप, हंसुआ हथौड़ा छाप, समाजवादी हाथी छाप, है कि नहीं, मान लीजिए ये सब पार्टी है। तो अगर आरजेडी यहाँ राय जी को दिया है तो एनडीए को भी तो यही विचार है ना कि यहाँ संख्या किसकी ज्यादा है, राय जी की, तो राय जी में से एक और नेता को दे दिया। मार्क्सवादियों वाला देखा कि राय जी की संख्या ज्यादा है तो मार्क्सवादियों को दे दिया, इधर राय जी का वोट क्या हो गया, बंदर बाट हो गया, तनिया होने गया, तने होने गया, तने हो गया, अब सब जाति कंफ्यूजन में पड़ गया, ये किसको दीजिएगा, सब तो अपने बिरादर है ना, वो राय जी का वोट हो गया बंदर बाट, नहीं, इधर पासवान है, तेली भाई है, इस्लाम भाई है, उधर मान लीजिए कोयरी भाई है कि नहीं, तो ये सब तनका तनका संख्या है, ये सब विचार कर लिया कि राय जी को छोड़ दो, ये सब जातवाद करता है, अपना के एगो अलगे दो वोट, क्या ना, तो हम लोग दे दिए मुखुद्दा राम को, हो गया, जीत गया वो विधायक, ई जाति भाई धैले रह गया, जाति धैले रह गया, अब मुखुद्दा चमार जीत गया, जिंदाबाद जिंदाबाद हो गया, समझ रहे ना। देखिए अक्सर ऐसा होता है, जातिवाद की राजनीति का कम होने का मतलब यही है कि अक्सर क्या होता है कि बड़का बड़का जात धैले रह जाता है, और छुटकाबाजी, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी कैसे जीत लिए, वो तो जात के तेली हैं, उनकी संख्या तो पूरे इंडिया में गिनिएगा तो कम है, पूरे इंडिया में ही कम है, हम तो देखते हैं कई कई गांव में तो तेली है ही नहीं है, कोनो कोनो गाँव में नहीं है, पूरे साफे समझे जौरे मुल्क खत्म है,
अपना गंगसारा में हम लोग गिनते हैं तब मुश्किल से 100 है। क्या संख्या है कहाँ? अहमदपुर में जाते हैं तो 2 घर या 3 घर अहमदपुर में है, रायपुर में 3 घर है बस, किशनपुर निर्मूल्य है, खालिशपुर में एगो की 2 घर है, उधर तिसवारा में शायद एगो 2 घर है। मैंने पूरा अगर आए हाँ तो ऐसे गिन करके अगर हम लोग पूरा गिनते हैं ना सराय रंजन भर में, तो जितना राय जी अकेले गंगसारा में उतने पूरे सारे रंजन में हम उतने हैं। सही बता रहे हैं। हम लोगों का भोज में उतना ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहता है। अगर पूरा सराय रंजन का भोज अगर राय जी का हो जाए, तिल भर का जगह नहीं मिलेगा। क्या तिल भर का मतलब क्या? बहुत हो जाता है। हम लोगों का टाट हो जाएगा तो कोनो टेंशन नहीं है, टाट में कोई टेंशन नहीं है, क्या की संख्या कम है। टाट का मतलब होता है मतलब एक बड़ा समूह। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी जातियों में क्या हुआ अक्सर कि दो दो दल 3 दल एक ही जाति के लोगों को टिकट दे दिया, तो उसके टिकट क्या वोट क्या हो गए, बंदरबाट हो गया, बटा गया। अब बाकी दूसरी जाति जो छोटी छोटी जातियां हैं, इस कारण तो यहाँ बाजी मार लिया। दूसरा एक और कारण होता है, काम के आधार पर, चेहरा के आधार पर भी वोट मिलता है, रंग पर चेहरा ने। अब देखेंगे भारतीय राजनीति में एगो लड़की है, कुंदन कुशवाहा है, सीमा कुशवाहा, सीमा कुशवाहा बड़ी सुंदर लड़की है, देखे है ना, विधायक में खड़ा हुई बार। ठेकेदार जी से मिला है तो नहीं, कैसे मिला, वो जितबो करेगी वहां से। सीमा कुशवाहा बहुत सुंदर लड़की है वास्तव में, देखने में मैरिड है, शादीशुदा है, लेकिन क्या हुआ, देखिए हंसने की क्या बात है, जो सुंदर है उसको सुंदर नहीं कहा जाएगा कि ना। तेरी आंखें नूर, आज चेहरा हुस्न की परी लगती है, लेकिन मेकअप कर लेते हो तो बंदरिया लगती है, ये वाला बात नहीं। चलिए, एगो शायरी नहीं सुने थे, एगो लड़का गैले था बरवनिया, तेरी आंखें कैसे कैसे गाया था, कह दिया, लड़की सब सुन के कह दी कि बाद में कही कि तुम जब मेकअप कर लेते हो तो बंदरिया लगती हो। कमेंट सब कहले था, खचरा है छोरा एकदम। तो देखिए, ये तो हो गया। अब चेहरे की बात आ जाइए मेरे भाई, चेहरे पर देखिए, चेहरे का मतलब हुआ काम। अगर मान लीजिए कोई भी दल है, तो जो अच्छा काम किया रहता है, या जो अच्छा मतलब उसका बैकग्राउंड अच्छा रहता है, जैसे मुखिया में आप खड़े हुए, जिले परिषद में खड़े हुए, अच्छा काम किए हैं, तो आपको वोट अच्छा मिलेगा। वो जातिवादी से उस समय नहीं होता है, उस समय आपको बिना जाति का ही मिल जाएगा। जैसे अभी पूरे समस्तीपुर में, उधर में हसनपुर, उधर में वो मुखिया खड़ी हुई है, महिला थी, मुस्लिम महिला है, वो मतलब मोतीपुर गांव है, वहाँ की मुखिया है महिला, और वो मुस्लिम महिला है, और वो ना एकदम बहुत सुंदर काम किया है, पूरा पंचायत को चमका दी है, राष्ट्रपति पुरस्कार उसको मिला है, ठीक है ना। खूब सुंदर, मतलब पूरे पंचायत को ने ढंग से सजा दी, पूरा तालाब है उसको चारों तरफ से बना दिया, खूब पार्किंग उर्किंग सब सुंदर सजा, रोड वूड सब कुछ मतलब अच्छा ढंग से देखने देखने बनता है। लोग वहाँ कितना न्यूज चैनल वाला चला गया वहां पर, राष्ट्रपति सम्मान उसको मिला है, समझे बात। तो वो अगर मान लीजिए विधायिके में खड़ी होगी, तो नहीं लगेगा कि लोग ये कामकाजी महिला है, इसको देना चाहिए टिकट, मतलब वोट देना चाहिए। तो वो अगर निर्दलीय खड़ी हो जाएगी, जैसे अभी विपिन सर खड़े हुए हैं वहां से, उधर से, अरे एक ठो सादय से, सादय है ना, महनार, महनार से विधायक में विपिन सर खड़े हुए, विपिन राय, वो मुखिया में खड़े हुए, पहले तो पढ़ाते थे, मास्टर थे, अब मुखिया में खड़े हुए तो जीत लिए, अच्छा काम किए हैं वो, मैंने खूब अच्छा नहीं किए थे, खराब नहीं, अच्छा काम किए हैं, अभी विधायक में खड़े हुए हैं, उम्मीद है जीत लेंगे। तो कहने का अर्थ है कि चेहरा पर भी, काम पर भी मिलता है, अब जातिवाद पर कभी कभी नहीं, किस पर मिलता है कभी कभी। चलिए, तो ये तो समझ गए कि जाति व्यवस्था हमारे यहाँ। अब चलते हैं लैंगिक विभेद और राजनीतिक। जातिवाद समझ गए सब लोग। अब लिंग के आधार पर देखिए, हमारे यहाँ समाज के 2 चक्के हैं, एक है स्त्री और एक है पुरुष। स्त्री नहीं रहेगा तो समाज नहीं चलेगा भाई, आप पुरुष ना रहे तो भी समाज नहीं चलेगा, तो पुरुष और स्त्री दोनों होना जरूरी है, क्या है कि नहीं। कभी कल्पना करके देखिए कि घर में, किसी घर में अगर पुरुष नहीं है, तो महिला जी लेती है, लेकिन कष्ट उसको बहुत ज्यादा होता है ना, ये उसकी एक समस्या है। अगर पुरुष के साथ महिला नहीं है, तो उसका जीवन कैसे चल रहा, उससे पूछिए, लगता है उसका ना, उसका जीवन नीरस हो जाता है,
बोर फील करेगा, रतिया में सोते समय खाते समय उसको लगेगा कोई है ये नहीं। हाँ हाँ, अब मेहरारू तन का पंखा हौंक दी, ए 2 रोटी ज्यादा खींचा जाएगा उसमें। सही बात। देखिए राजू हंस रहा। अच्छा ठीक है, ऐसे होगा, मौका मिलेगा। ये हंसने की बात नहीं। हमारी भाभी ना एक दिन छत पर ही ना, रंजित भैया की पत्नी पंखा हौंक रही थी, रंजित भैया खा रहे थे। एक आदमी तनी एजेड आदमी, मैंने हम लोगों से बहुत एजेड, तो वो आदमी ना देखा ना, थोड़ा कमेंट कर दिया, नहीं होता थोड़ा सा, चाहे उम्र कोई भी रहे, रिश्ता कोई भी रहे, थोड़ा सा मजाक तो लोग कर ही लेता है। कहा अगर हमरा के जे ना अगर पंखा को खियाते ना 2 रोटी ज्यादा खिया देते हैं। हम हंसने लगे, हंसे तो हमरा तनी जोर से हंसा गया। भाभी ने ऊपर से देख ली, बाद में पूछी कि कथी ला, हम उधर देख के हंस रहे थे, हमको देख हंस, बाद में पूछी कथी ला हंसत रहा, ऐसे से एक दिन बोल रहा था, वो अपना चल गई कहा के। तो अक्सर होता है कि भाई देखिए, जीवन के 2 चक्के हैं, उनमें से स्त्री का होना जरूरी है। अब पहले स्त्री पुरुष ठीक ठाक था, पहले के समय स्त्री पुरुष का बड़ा युद्ध, खास करके स्त्रियों का ना लोग देवी समझते थे। ऐसा माना जाता था कि जिस घर में स्त्री की मतलब मान सम्मान होता है, उसको अगर अच्छा माना जाता है, वो घर में ना लक्ष्मी का वास होता है। और ये अभी भी है, अगर आप स्त्रियों को सम्मान देंगे ना, मारपीट गाली गलौज नहीं करेंगे, तो आपके ना घर में ना खुशहाली रहेगी और उन्नति होगी। आज जोन घर में देखिएगा स्त्री को मार पीट गाली गलौज हो रहा है, वो घर की उन्नति तो बिल्कुल ही रुक जाती है, एकदम ये तो प्रमाणित है, ठीक है ना। इसलिए स्त्रियों का ना एकदम भाव देना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि इस स्थिति में दयनीय स्थिति आने लगी। स्त्री को लोग ना समझने लगा कि ये जो है ना मनोरंजन का चीज है, इसको पर्दा प्रथा में रखा जाए। ये हम नहीं बता रहे हैं, किताब में बता रहे हैं। कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। स्त्री को लोग समझते हैं कि ये मनोरंजन का मशीन है, इसको रखिए छिपा के, बाहर में जाएगी गंदा उंदा लग जाएगी, इसको अंदर रखिए। हाँ सही बता रहे हैं आप, क्लास 12 में पढ़िएगा, एक हिंदी है, हम बताएंगे, आप वहां पढ़िएगा, अर्धनारेश्वर, रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। उसमें लिखा गया है कि वहीं से पर्दा प्रथा शुरू होता है। स्त्री को कहा गया कि आप घर का काम करिए, अब पुरुष का कहा गया हम बाहर काम करेंगे, हम हल जोत के आएंगे, अनाज काट के लाएंगे, और तू घर में कूट पीस के खाना पकाना, तू घर में रहना, हम रहेंगे बाहर। यहीं से पर्दा प्रथा शुरू हुआ, ठीक है ना। तो स्त्रियां का काम हो गया घर का काम, अब पुरुष का हो गया घर के। ऐसा कहा गया कि पुरुष जो है ना स्त्री वाला काम नहीं कर सकती है, ऐसा माना। हाँ हाँ, पुरुष जो है स्त्री वाला काम नहीं कर सकता है, स्त्री पुरुष वाला काम नहीं कर सकता, दोनों अब नहीं कर सकता है। सुनिए, ऐसा पहले मानना था, सुनिए सुनिए, लेकिन धीरे धीरे ऐसी बात नहीं है, पुरुष भी स्त्री का काम कर सकता है। जैसे देखिए, आप गौर किए होंगे। नहीं नहीं, वो अलग बात, ये तो ऐसे ऐसे घर में देखे होंगे खाना बनाते हुए, स्त्रियां स्वादिष्ट खाना बनाती है, उसमें कोई शक नहीं है। कुछ कुछ लड़कियां अच्छा खाना बनाती है स्वादिष्ट, किसी किसी का अच्छा नहीं होता है, कुमकुम आरती नहीं होगा, रोटी बनाएगी तब भारत का नक्शा, अगर 10 मिनट अगर रह गया तो टाइट, पूरा चिबाना पड़ेगा। सही बता रहे हैं क्या? लेकिन किसी का हाथ का बड़ा स्वादिष्ट होता है और बहुत खाना अच्छा स्वाद बनता है। तो कहने का अर्थ है कि सबका अलग अलग होता है। लेकिन देखिए गौर करके, पुरुष क्या नहीं काम करता है स्त्री वाला, बावर्ची का काम, खाना बनाने वाला, कितना भोज में स्वादिष्ट, घर से सुंदर खाना। तो पुरुष स्त्री वाला काम कर लिया कि नहीं कर लिया? और जगह पुरुष को देखे होंगे दर्जी वाला, सिलाई वाला काम, स्त्री का काम है सिलाई करना, लेकिन फिर भी पुरुष कर रहा है, अच्छा सिलाई कर रहा है, पुरुष भी। अब लड़कियों पर चलिए, क्या पुरुष वाला काम लड़कियां नहीं कर सकती है? कर सकती है। देखेंगे बहुत सारी लड़कियां जो है अभी कहाँ आगे तक बढ़ गई है। नहीं, पुरुष का काम, वो लड़कियां हवाई जहाज चलाती है, ट्रेन चलाती है, यानी पहले की मान्यता थी पहले, इसी कारण पर्दा प्रथा हुआ। यानी हमारे यहाँ प्राचीन काल में लड़कियों को क्या देखने लगा लोग? घृणा की दृष्टि से पर्दा प्रथा आने लगी, उसको घर में रखा जाने लगा, और यहीं से लड़की की स्थिति क्या होने लगी? दयनीय होने लगी। सुनेंगे विवेकानंद क्या कहते हैं, सॉरी विवेकानंद जी, नारी के विकास के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। अगर नारी का विकास नहीं हुआ समाज में, तो समझिएगा कि समाज का विकास नहीं हो सकता है। चलिए, इस स्थिति से बचने के लिए संविधान निर्माताओं ने
इस सब स्थिति से बचने के लिए जो नारी की स्थिति है आज, नारी को देखे है ना, बहुत दयनीय स्थिति है। सबसे पहली बात, शिक्षा से वंचित किया गया उसको, लड़की को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लड़की चाहती भी तो नहीं होता था। अरे अब हुआ है ये तो बाद में, देश से आजादी के पहले थोड़ा सा देखिए ना, कितनी लड़कियां पढ़ी हुई थी, 0 पॉइंट, एक भी लड़की नहीं। ये स्थिति थी हमारे यहाँ। कुपोषण की शिकार लड़कियां होती थी। लड़की अगर घर में खाना खाती थी तो न्यूनतम भोजन उसको दिया जाता था, लड़का को अच्छा। आप एक चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े थे बचपन में, लड़की चैप्टर, बहुत सुंदर कहानी थी। लेखक साहब आते हैं, उस घर में एक लड़की है जो 8-10 साल की लड़की है, एक लड़का है छोटा है 5-6 साल का है, समझिए। वो लड़की जब पढ़ रही होती है, वो लड़का आता है कलम छीन लेता है, लड़की उसको समझाती है कि मुझे पढ़ने दे, लेकिन वो लड़का नहीं मानता है, कलम छीन लेता है। छीनने लगता है तो लड़की थोड़ा सा हटा देती है, लड़का उधर बैठ के रोने लगता है। उधर से मैया सुनती है, दौड़ी आती है, 2 लात मारती है लड़की को। पढ़ लिख के लाट गवर्नर बनेगी कि दे देती तने होता, कलम छीन के लड़की को दे दिया जाता, लड़का को दे दिया जाता है। लड़की रोती रहती है, लड़का ले मेरे बेटा खेल, वो खेल रहा है लेकिन पढ़ने नहीं दिया गया, समझ रहा है ना। लड़का खेलते कलम फेंक दिया, जाके खेल रहा है, खेल के धूल धूसरित आता है, और जैसे बैठता है खाने के लिए लेखक साहब, उस समय लड़का आता है, कहता है मुझे खाना दो। ये भी नहीं कहा जाता है कि तुम हाथ गोड़ धो लो। माँ कटोरी में लाके चावल दाल सब्जी तरुआ जो भी बनाता है लेखक साहब के लिए, वो दे देती है। वो लड़का आधा खाता है, आधा गिराता है, तरुआ उन्हें फेंकता है, पापड़ उन्हें फेंकता है, खाया पिया, दौड़ते चल गया अपने खेलने के लिए। छोटा सा है, 4-5 साल का लड़का, चला गया खेलने के लिए। उसी समय लड़की मांगती है खाने के लिए, कहता पहले काम कर लो तो खाना। अब वो लड़का उधर से आता है, पेट दर्द पेट दर्द, मम्मी लेके बैठी हुई है, वो कहती है जाओ बनियान की दुकान से थोड़ा सा कुछ ले आओ खरीद के था पेट दर्द के लिए, हींग हो दवाई हो जो भी। लड़की जाती है और कहती है कि बनिया का दुकान बंद था आकर के। माँ क्या कहती है, कुलच्छनी है, तू मर काहे नहीं गई उधर से तू आई। देखिए, और लेखक साहब देखते हैं उस सब के बाद भी लड़की सारा काम कर लेती है, उरिया सुरिया लेती है, तो उनके बाद खाने के लिए क्या मिलता है, पानी वाली दाल, अब पेंदी में जो जली हुई चावल थी वो, सब्जी कहाँ, सब्जी नदारत, पापड़ तिलोरी किसको कहते हैं, लड़की को कहीं पापड़ तिलोरी मिलता, खा रही है। अब सुनिए, लेखक साहब कह रहे हैं, अब वो जो है वो लेखक साहब लड़की को गोद में उठा के पूछते हैं कि बेटी तुम्हारे साथ ये जो होता है अच्छा लगता है। तो लड़की क्या जवाब देती है, बाबूजी मैं लड़की हूं ना। यानी समाज में लड़की को कैसे देखा जाता था, ये तब समझिए। अब थोड़ा सुधार हुआ है, ऐसी बात नहीं है, अब सुधार हुआ है, लेकिन पहले यही सब होता ही था। अभी भी लड़का का जन्म होगा तो खूब पार्टी उटी देता है, और लड़की का जन्म हो जाए शोक, उसके बाप का मुंह देखेगा, मुंह नहीं लटकले रहता है। हाँ, ये होता है, शोक मनाया जाता है। देखिए हम नहीं कह रहे, किताब में लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा आप। हाँ सुनिए, लड़की के जन्म पर शोक मनाया जाता है। लड़की अगर गर्भ में है पहले पता लगा लिया जाता है कि लड़की जन्म होने वाला है कि लड़का, तो मालूम हुआ कि लड़का, तो ठीक है। और कहीं लड़की मालूम हुआ तो तुरंत डॉक्टर साहब वगैरह हटाओ जल्दी से। देखिए ये स्थिति है, और उसमें लड़की भी योगदान है। नहीं नहीं, देखिए इसमें लड़की का भी योगदान है। लड़की अगर उसमें अगर जोर लगाए, लड़का थोड़ा सा उसमें दबाव डालता है, लेकिन अगर लड़की जोर लगाए कि हम नहीं ऐसा करेंगे तो होगा। लेकिन लड़की भी कहते हैं नहीं नहीं बेटी हो जाएगी 4 को तो दिक्कत हो, हटाइए हटाइए। हाँ नहीं नहीं, ये होता है, लड़की भी इसमें दोषी है। तो कहने का अर्थ है, सुनिए सुनिए, तो हमारे देश में कानून पारित हुआ, कानून पारित होने के बाद, बातें नहीं, कानून पारित होने के बाद अब स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ है। भारत एक पहला देश जिसमें शुरू से ही लड़का और लड़की को वोट डालने का अधिकार मिला। यानी हमारे यहाँ व्यस्क मताधिकार हमारे देश के कानून निर्माता यानी कि संविधान निर्माताओं ने शुरू से ही याद दे दिया। लेकिन दुनिया के देशों में भी यही स्थिति है, इंग्लैंड फ्रांस जापान कोरिया जहां भी जाइए आपको वही देखने को मिलेगा। लेकिन इंग्लैंड में कब क्रांति हुई, 1928 में सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार मिला, उसके बाद भी स्त्री को वोट डालने का अधिकार नहीं था।
1928, देखिए कितना नजदीक। उतने के बावजूद वयस्क मताधिकार, पहले वहां पर कानून जो बनता था ना, सरकार केवल अमीर लोग वोट करते थे, जिसको अमीर में गिनती होता था। लेकिन बाद में हुआ वयस्क मताधिकार कि सब, जितना भी गरीब अमीर है सब वोट करेगा, लेकिन लड़कियां नहीं वोट करेगी। वो बाद में वहां उस पर लड़कियां सब जब मतलब नारी सब जो है आंदोलन की है, तब जाकर के उसको वोट डालने का अधिकार मिला है। कब? 1928 के बाद। चलिए आप आगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश स्विट्जरलैंड, 1971 में लड़की को वोट डालने का अधिकार मिला है। क्या कहते हैं, लड़कियां कहाँ आगे थी? बहुत पीछे थी। लेकिन हमारा देश 1947 से सबको वोट देने का अधिकार दे दिया कि नहीं सब चलेगा। और ये सब जो हुआ है किसके कारण? नारी आंदोलन के कारण। नारी आगे आई, आंदोलन की, तब जाकर के उसको अधिकार मिला है, नहीं तो पुरुष उसको अधिकार कहाँ दे रहा है? समझ रहे ना? आगे भारत की बात करें तो शुरू से ही मिल रहा है। जैसे देखिए नारियों की क्या क्या परेशानियां हैं। भ्रूण हत्या, जैसे हमने बताया अभी, लड़की के जन्म कर्म में ही पता चल जाता है, हत्या करा दिया जाता है। लड़का के जन्म पर खुशी और लड़की के जन्म पर शोक मनाया जाता है। स्त्री कुपोषण का शिकार होती है और नारी मुक्ति आंदोलन की स्थिति में तब जाकर के क्या हुआ है? सुधार हुआ है। ऐसी भी नारियां तो, लड़कियां तो ऐसी भी कम भोजन करती है, ढंग से भोजन नहीं कर पाती। वो क्या है ना कि थोड़ा सा माया में रह जाती है। ऐसा नहीं कि लड़की बुझने नहीं आता है, वो थोड़ा सा माया ज्यादा करती है। अब देखिएगी कि घर में थोड़ा सा ही खाना है, मान लीजिए कोई पौष्टिक चीजें हैं, वो पहले निकाल के बच्चा को देगी, सबसे पहले बच्चा को देगी। अगर बच्चा नहीं है तो हस्बैंड को देगी कि पहले उसको दे देते हैं, वो खा लेंगे ना तब। हाँ, चाहे जो भी उनको दे देते हैं, उनको दे देंगे, वो खा लेंगे ना तब। उसी में अगर लड़का अगर अच्छा है, भाई आधा तू भी खाओ आधा हम भी खाते हैं, नहीं होता है ना। हम लोग देखिए हमारे घर में सब कुछ व्यवस्था रहता है। जो मैडम है ना, खाने पीने का रिश्ते नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं खाती है, पर जितना भी हम जो भी नाश्ता करते हैं ना वो नहीं खाती है। हम देखते हैं कि ये नहीं अपने मन से खा रही है, तो हम खुद दे देते हैं कि थोड़ा सा खाइए, खाइएगा तब ना रहेगा। नहीं देखिए होता है अच्छा आप जाके पूछ लीजिएगा। हम हमारा जो काम है, हम थोड़ा सा दे देते हैं कि आप खाइए, खाते रहिए, खाइएगा तभी तो फिर शरीर ठीक रहेगा, तब ना आगे चलिएगा। नहीं तो रास्ते में से छोड़ के भाग जाइएगा, मतलब नहीं समझे? क्या समझे? जैसे मान लीजिए, जैसे हमारी उम्र 40 है, 50 होगी, 60 होगी, 70 होगी, नहीं हम मान लीजिए जिएंगे 70, और वो धीरे धीरे कुपोषण होकर के 40 में निकल गई, तो फिर इधर का जो समय रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए उसको भी साथ लेके चलना है कि नहीं चलना, ये सोचना पड़ेगा मेरा काम। लेकिन कुछ लोग, पुरुष लोग नहीं सोचते हैं, पी खा के आएंगे, महिला खाई नहीं खाई उससे उसको मतलब नहीं, कि अपने खा लिया, दूरी पर ठकार हो गया, ले लिया। अरे ऐसा नहीं, महिलाओं को भी देखिए, क्योंकि वो आपके इंतजार में अभी तक खाना नहीं खाई, अच्छा खाना पौष्टिक हो गया तो वो आपके लिए रखी हुई थी। दूगो मिठाई दे गया पड़ोसिया का बर्थडे वाला, तो वो मिठाई दे दी, उनको दे देते हैं, खाएंगे तो क्या करते हैं ना। महिला खुद नहीं खाई, बच्चा को दे दी। क्या भर घर का काम करते करते उसको 3 बज जाता है, 3 बज जाता है कि नहीं? लेकिन महिला सोचती बहुत बातें। आइए किताब छोड़, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ हम समझते हैं, सब सुन रहे हैं। चलिए, समय आएगा अपने, समय आएगा अपनी सोच बदल जाएगा, समय के साथ खुद ब खुद सोच बदल जाता है। नारी में शिक्षा का अभाव, अभी भी महिला की शिक्षा का अभाव है। सुनिए, हमारे देश में अभी भी शिक्षा, ये जो स्थिति है ना किसके कारण? शिक्षा के कारण। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी। देखिए 2011 में पुरुष की शिक्षा प्रतिशत 80.9, जबकि महिला का कितना है? 64। इसके अलावा चलिए देखिए, पुरुष और महिला में अंतर होने का कारण देखिए, 2001 में लिंगानुपात कितना था? 1901 में 972, 2011 में कितना? 43। अब देखिए लिंगानुपात कमा है ना, लिंगानुपात समझ रहे ना, 1000 पर पुरुषों की संख्या। तो देखिए ये भी याद रखिएगा, पुरुष का प्रतिशत कितना है? शिक्षा प्रतिशत 80 दशमलव, याद रखिएगा। ये 2011 वाला है, 21 वाला तो प्रकाशित नहीं हुआ है, कोरोना के कारण गड़बड़ा गया है, ठीक है ना, ये अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। लेकिन किताब कह रहा है कितना, तो ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा महिला की शिक्षा प्रतिशत। अब देखिए महिला के पीछे है क्यों? इसका सबसे मेन कारण है पर्दा प्रथा, मेन कारण है पर्दा प्रथा। देखिए लड़कियां को ना घर में रखा जाता है, महिला को घर में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कुमकुम है, सपोज समझिए, ये पढ़ती है अच्छा, ये अब आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन इसके पिताजी देखे
कि अभी बरी हो गई है, तो अब इसको घर से निकलना नहीं है, बंद। अभी कह रही कि हम देखिए नहीं हम जाएंगे, हमको खर्चा दीजिए, नहीं खर्चा दीजिएगा तो थोड़ी कम के दीजिए, हम अपने कमा करके हम कहीं काम करेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को, हम खुद ब खुद पढ़ लेंगे, लेकिन हमको पढ़ने दीजिए, हम जाएंगे इसके लिए, क्योंकि बड़े बड़ा पढ़ाई पढ़ना है, तो हमको जाना होगा, मान लीजिए पटना जाना होगा, दिल्ली जाना होगा, वहां रह के हम पढ़ेंगे तब ना पढ़ाई हुई। अब इनके पिताजी कहते हैं ना ना, लड़की तड़की घर से बाहर नहीं निकलती, रहो यहाँ, नहीं हो गया इसका पढ़ाई, चूल्ही में लग गई, बात खत्म, नहीं पढ़ाई गया खत्म। तो ये क्या है, पर्दा प्रथा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, मान लीजिए पढ़ भी ली किसी तरह से, क्योंकि माए बाप तो किसी तरह से पढ़ा ही देता है, उनको इतना टेंशन नहीं रहता है, चलो जाओ तुम पढ़ो, पटना गई भेज दी, पढ़ ली, पढ़ के नौकरी भी कर ली, पर अच्छा नौकरी है, 70,000 का वेतन है, भगवान दिलेगा। लेकिन लेकिन इसकी शादी हुई है ऐसे लड़कों से कि जिसका सोच बड़ा खराब है। अब वो क्या कहता है सो देखिए, तोरा नौकरी करे के जरूरी ना छो, तू घर में रह, कहाँ जब वहाँ 10 को रहा है मरद उरद माने जाए के थे। अब लीजिए, अब हो गया पर्दा प्रथा, नारी का विकास हो गया, गया काम। हाँ नहीं नहीं नानी नहीं, नारी बोले, बट सुनिए, तो कहने का मतलब ये है कि नारी, यही तो पर्दा प्रथा है, लड़की को आप जाने ही नहीं देते हैं, बढ़ने ही नहीं देते हैं, क्या तो कैसे विकास होगा क्या? हाँ देखिए नहीं होता है, मान लीजिए, देखिए हमने भी यही किया, हम अपनी बात बता रहे हैं, मैडम मैट्रिक पास है, उस टाइम में हम अगर चाहते ना तो उस समय में इसको नौकरी हो सकता था, और बाद में हुआ भी है, हमारे बाद में जो आंगनबाड़ी है ना, मैट्रिक के पास पर हुआ था, और भैया दिलवाए थे, उस समय सेठ जी हमारे बेजू सेठ ना है, वही मुखिया जी थे, भैया का गहरी पैर थी, इनको नहीं होने देता था, तब भैया उसमें पैरवी करके करवाए थे, हम चाहते थे करवा देते, लेकिन हमने बोला नहीं नहीं नौकरी तोकरी यार से, हम अपने कमे भी करते थे, कहाँ जाएगी तू नौकरी करने, रहो यहाँ। देखिए ये पर्दा, चाहे हमारी सोचो चाहे किसी का सोचो, ये पर्दा प्रथा है, ठीक है ना, कि नहीं घर से नहीं निकलना है। देखिए अभी भी मैडम घर से बाहर नहीं निकलती है, कहाँ जाइए, कहाँ जाइएगा आप, बैठिए, तो हम अपने करते हैं तो आपको क्या करने की जरूरत। चलिए, सती प्रथा और बाल विवाह, ये भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे अभी बाल विवाह, अब मान लीजिए वो लड़की पढ़ रही थी, अच्छा ईश्वर चाहते हो सकता मैं भी पढ़िएगा तबे ना आगे बढ़िएगा जी, अब हम पढ़बे नहीं करेंगे तो नौकरी कहाँ से आएगी हमारा। अब वो पढ़ रही थी, पढ़ती तो मैट्रिक में पास होती, अच्छा फिर आगे पढ़ती, हो सकता है मैं भी कोनो नौकरी में बहाल हो जाती, उसका जीवन तो अच्छा से चलता। उसको कहाँ रख दिया गया, एक को पुतौ, अब एक को पुतौ में कहाँ गया, अब उसको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए ये अकेली नहीं है, हम तो कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं ना, हमने देखा है लड़कियों का कि शादी होने के बाद ना उसका माए बाप का नहीं चलता है, उमा से चलता है, वो कहेगा हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं, बस। हमारे यहाँ एक लड़की थी, रूपा नाम की लड़की, बहुत सुंदर नाम भी रूपा, अब बहुत सुंदर लड़की, धोबी टोल की पढ़ती थी, अब ना 8वां में थी, 8वां में शादी हो गई। हाँ, और उसके बाद वो आई हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, मैंने पढ़ती थी पहले से भी, फिर बाद में पढ़ने आई। देखिए मैट्रिक का परीक्षा होने वाला था ऐसे ही, कार्तिक महीना में कोई विदागरी हो गई, चल गई, हम उसको बोलबो किए, जैसे पढ़ते हैं आप लोग तो नहीं होता, सब रंग का बात हम लोग करते हैं, बातचीत हम लोग किए उससे, हम बोले कि उसको बोलो कि 2-3 महीना का टाइम है, परीक्षा हमको देने दीजिए तब चलेंगे। सर जी सुनने वाले नहीं है, ऐसे बोलते हैं सुनने वाले नहीं है, हो गया ले गया, मैट्रिक को परीक्षा नहीं हुई थी, देखिए जबकि अच्छा पढ़ती थी, गया उसका पढ़ाई। तो अक्सर ऐसा होता है। चलिए, और दहेज प्रथा, अक्सर स्थिति लड़की की स्थिति दयनीय होती है, किसके कारण, दहेज के कारण। दहेज के कारण पहला पढ़े होंगे कहानी का प्लॉट, लड़की की शादी ऐसे घर में, दहेज के कारण लड़की की मृत्यु भी हो जाती है, मार देता है लोग दहेज के कारण, कि नहीं तोरा तोरा पापा ना दिया चीज, तो हमारे यहाँ की अपनी कहानी बताते हैं, सोनी कुमारी हमारे यहाँ पढ़ती थी, थे ना, उसकी शादी हो गई 9वां में, तुम पहचानते होगी, राम कुमार सिंह नहीं है वहाँ, उनकी बेटी हमारे यहाँ पढ़ती थी, सोनिया नाम थी, शादी में ही गई, पहली बार शादी में 10-15 दिन या 2 महीने 3 महीना रही, मालूम हुआ कीजिए काहेला। उसके बाद उदय सिंह की बेटी के भी देखे होंगे, निधि अपने यहाँ पढ़ती थी, वो भी गड़बड़ा गई। देखिए क्या है, दहेज प्रथा के कारण ऐसा होता है, दहेज प्रथा के कारण लड़कियों कितनों सुंदर है, जबकि निधि यार ना बहुत सुंदर लड़की, जिसको सुंदर कहते हैं ना वो लड़की थी वो,
एकदम परी थी, जिसको परी कहिए, ऐसा पर तो कोई नहीं वैसा, लंबी पतली खूब रंग का बहुत सुंदर, नख नक सा नाक बहुत लंबी, एकदम सुंदर लड़की। और वो लड़की हमने एक दिन न्यूज पर देखे ना, तो हमको बहुत दुख हुआ, बहुत। और मैं संजोग की बात है, रात में हम देख लिए, देखे ना तो हम पहचाने नहीं, देखे दहेज के कारण ऐसी मृत्यु। जब नाम उम आया ना, उसका फोटो जब आया ना, तो हमारा चेहरा में गूंज गया ना। उसके साथ का एगो हमारा फोटो भी है, बहुत दिन पहले हम खींच वहाँ पर दिखाए होगा, आप रखल है, फोटो खिंचवाए थे, जने टीचर्स डे आर होता है, तो में खिंचवाए थे हम। तो ऊना थी उसमें, हमारे बगल में थी, बहुत सुंदर थी, जब छठे आर में पढ़ती थी हमारे यहाँ उस समय। तो कहने का अर्थ है ना, हम भर रात ना समझिए 12 बजे रात तक ना हमारा टेंशन हो गया उसके बाद से। भाई कितनी सुंदर लड़की, कितनी सुशील, और उसको कैसे कर दिया लोग। देखिए दहेज प्रथा की कार्य स्थिति, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइए किताब की ओर, ये सब याद रखिएगा बुआ जी। अब केरल और ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, केरल और पुदुचेरी एक जगह है जहां पर लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़का की संख्या कम है, ठीक है ना। बाकी पूरे भारत में लड़का की संख्या ज्यादा, लड़कियों की संख्या कम। चलिए, इसके और कारण है, उच्च माता मातृत्व दर। देखिए मातृत्व दर जो हमारे यहाँ है, ये इसका कारण है, स्त्री भ्रूण हत्या, शिशु इत्यादि। चलिए देखिए, और इसका कारण देखिए, सुनिएगा, काम, शिक्षा, नौकरी इत्यादि में भेदभाव करना कानूनन अपराध। हमारे यहाँ बताया गया है कि अगर आप महिलाओं के साथ अगर भेदभाव करते हैं, चाहे नौकरी में हो, कोई काम में हो, या कहीं भी, तो आपके कानूनन क्या है, आप अपराधी है। इसके अलावा और महिलाओं के उत्थान के लिए और काम किया गया है। देखिए 18 वर्ष के आयु के लोगों को शादी करने का ही दिया गया प्रावधान, कि हमारे यहाँ शादी का उम्र कितना है, 18 वर्ष। अगर आपके घर में 18 वर्ष के कम उम्र में शादी किया जा रहा है, लड़का को 21 वर्ष से कम में, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। जैसे हमने बताया ना, एक लड़की अपने यहाँ मतलब 16 साल की हुई, 16 ही साल की नहीं थी, वो तो मैट्रिक में पास की, तभी उसके पापा इन्हें उन्हें ढूंढना शुरू कर दिए। तो मालूम हुआ, तो वो हमसे बात की, तो हम उसको बताए कि देखो शादी वादी अभी नहीं करो, बाद में करना, है ना, अभी गार्जियन को बोलो कि हम नहीं करेंगे। तो उस समय हो गया। फिर बाद में ऐसे करके हमने कई गार्जियन को मना भी किया। वो सूरज नहीं है, सूरज, तो उसके बहन थी रूबी। तो हम एक बार पटना गए ना, तो उसके पापा ने वहाँ एगो लड़का देखे हुए थे, संजोग से हम पटना गए तो हमको दिखाए। हम तो अपना देख लिए, हो गया, हमको बोला कि लड़का वो देखिए काम करता है, तो रूबी के लिए सेट किया है। और रूबी उस समय मैट्रिक पास होने की थी, रूबी हमारा पढ़िए रही थी हमारे यहाँ। तो हम उनको समझाए क्या बुर्बक वाला काम करते हैं, हम ऐसे बोले उनको कि कौन तरीका है शादी करने का, एक तो चंदा को कर दिए पहले, अभी इसको भी कर दीजिएगा, बताइए, इसको बाद में करिएगा, स्थिर से रहने दीजिए, अभी ऐसे मिलते रहता है, समय आएगा मिल जाएगा। तो उसके बाद उसका इंटर पास की है, तब जाके उसकी शादी हुई है, नहीं। और उसके बाद दूगो बहन की फिर उम्र में शादी हुई अच्छा से, नहीं करने का मतलब। तो देखिए कम उम्र में शादी कर देना ये भी एक अपराध है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ उम्र का कितना है याद रखिएगा, और लड़का का कितना है, 21, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए, इसके अलावे देखिए नारी को आगे बढ़ाने के लिए और बताया गया है, संपत्ति में पत्नी का अधिकार है। मान लीजिए आप शादी कर लिए, ठीक है, और उसको दूगो बच्चा हो गया, आप रजुआ कह रहा कि हम ना रखेंगे तोरे, तब बउआ तब सुन लो, तू सुन लो, तोरा सारा जमीन में ओकर हिस्सा है, वो बांट के ले लेगी आधा पहले। हाँ, ऐसा, उतना ही नहीं, तोरा नौकरी में ओकर हिस्सा है, नौकरी तू कर रहा है ना, तो ओकर हिस्सा हो गया उमें, वो आधा वेतन बांट के लेगी, आधा तोरा छोड़े। अब तू फिर तू दूसरा शादी करेगा, अपना आधा में तू दोनों रहो, आधा एक अपन अकेले रहेगा। चलिए मान लीजिए आप शादी भी नहीं कर रहे हैं, वो लड़की का दो बच्चा मान लीजिए, तो आपको उसका खर्चा देना होगा, ये कोर्ट कहता है, एकदम, समझ रहे ना। और इतना ही नहीं, वो लड़की जब तक है तब तक आप दूसरा शादियों नहीं करेंगे, नहीं तो गया आप। हाँ देखिए ना, देखिए एक नारी के रहते दूसरी शादी को अपराध माना गया है, एक नारी है दूसरा कर लीजिएगा, आप कानून अपराधी हैं, आप जाइए जेल। साथ ही साथ किसी स्त्री या लड़की को भगा के ले गए तो भी जेल। सही बात, ये भी है। देखिए लड़की ऐसे अपनी मन से चली जाती है, वो भी दोषी, तभी वो दोषी है, तभी वो आप दोषी हैं। नहीं नहीं, देखिए लड़की, लड़की का कोनो भरोसा नहीं, कखनो पलथा मार देगी,
हाँ हाँ सही बता रहे। तो इसीलिए भरोसा मत करिएगा। सुनिए, अगर कह भी दी, देखिए वो कह भी दी कि हम बालिग हैं चाहे कुछ भी हैं, फिर भी दोषी आप ही हैं। वो लड़की बालिग हो, कोई स्त्री को दूगो बच्चा हो, आप उस स्त्री को लेके भाग गए, तैयो दोषी आप ही है, वो स्त्री दोषी नहीं है। कानून ऐसा हमारे यहाँ है, समझे बात को, ऐसा व्यवस्था है हमारे यहाँ। हमारा हो ना, हमारा सर बेटा है कर दिया शादी वो लड़की से, बगल में, मतलब एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर से। लड़की बड़ी सुंदर थी, लड़का से हो गया प्रेम भाव, वो लेके फरार। अब भाग गया। सुनिए, तो ऐसा नहीं करना है। अब वो क्या हुआ कि लड़की वाले केस कर दिए, तब भाई गया जेल। वो लड़का तब तक नहीं आया जब तक लड़की के आधार कार्ड में 18 नहीं पूरा। वो रहा, अब भाई रहा जेल में। हाँ, अब जब वो 18 पूरा तो आया, तभियो पुलिस वाला पकड़ के हाजिर कर दिया जेल में। भाई को छोड़ दिया, इसको पकड़ के रखा, तुम रहो अंदर। तो वो लड़की को बेटा तब तक हो गया। लड़की अभी है शादी में, लड़की कही कि हम रहेंगे यहीं। तो कानून, लड़की को कुछ नहीं की, भागी लड़की, लड़का गया जेल बेचारे। देखिए अपने यहाँ का ये व्यवस्था कानून, तो इसीलिए इस सब चक्कर में मत रहियो भागे भोगी वाला में। नहीं तब स्त्री का दोषी कहीं है ये नहीं है, सब जगह दोष लड़के का है। चाहे वो लड़की का है ने 40 साल वाली है, वो दोषी लड़के का रहेगा तभी। स्त्री की शिक्षा, हंसने की बात नहीं, बात सही है, कानून है अपने यहाँ का ही। हाँ, स्त्री की शिक्षा के लिए अनेक काम किए गए। देखिए अब स्त्री की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था, बालिका विद्यालय, बालिका शिल्प सदन, मातृ सेवा सदन, ये सब लड़की के लिए। लड़का के लिए कौन है? लड़का विद्यालय कहीं नहीं है, लड़का सेवा सदन कहीं नहीं है, लड़की का है भाई। देखिए लड़की के विकास के लिए नहीं, जलने की बात नहीं है, बात जो सही है। आइए किताब की ओर। देखिए इसके अलावा लड़की के लिए काम के लिए कितना व्यवस्था, शिल्प कला, शिशु पालन, गृह उद्योग, गृह विज्ञान इत्यादि की विशेष अलग सब्जेक्ट। लड़की जब पढ़ेगी तो गृह विज्ञान पढ़ेगी, लड़का के लिए कोनो विज्ञान, लड़का बेकार है, लड़की के लिए सब व्यवस्था। देखिए सुनिए, और देखिए ना, अभी अभी बाकी है। 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, जिससे स्वयं सेवी संगठनों द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए कदम उठाए गए। इसके लिए पंचवर्षीय योजना में अलग से आरक्षण है उसका, महिला को पंचवर्ष नहीं, याद रखिएगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव। छठी पंचवर्षीय योजना में विकासात्मक गतिविधि पूछेगा कि महिला विकासात्मक गतिविधि किस पंचवर्षीय में? छठी में। रोग, छठी नहीं, अरे छठी पंचवर्षीय है यार। रोग निरोधक टीके किस में? 7वीं पंचवर्षीय में। परिवार कल्याण कार्यक्रम किस में? पुरुष के लिए कोई नहीं। आगे चलते हैं। अभी देखिए ना, स्वरोजगार के लिए महिला के लिए अलग समूह, पुरुष का कोनो समूह है क्या? महिला समूह लोन चुन चुन के देगी। नीतीश बाबू 10-10 हजार महिला को, अब पुरुष, मोदी जी महिला को, पुरुष जोड़े तो। हम फोन किए मोदी जी से, है मोदी जी इस सब लड़की महिला को 5-5 दे ले हैं लॉकडाउन में, अरे हमरो तो भेजिए। उधर से बोलते हैं थोड़ा शिखर खाए ला तारी पाइल पी ले दिया ले भैया, महिला सब 5-5 हाँ हाँ। अरे नहीं देखिए, उस समय ना अपने यहाँ लॉकडाउन था, अपने यहाँ तो जाने में करते हैं, पूरे गांव का लोग अपने यहाँ जुड़ता था उस समय, बैंक अपने यहाँ था, खूब जुड़ता था। हम भी कमाए, कोई बात नहीं है, खूब कमाए, मजा आ गया, ठीक है ना। पूरा कंप्यूटर कंप्यूटर सब का 1 महीना में हम कमा के रख दिए, रेडी कर दिए उन्हें। लेकिन जानते हैं, अपने यहाँ एगो लड़की थी उधर की, जसवंत साहनी है, उनकी 3 गो बेटी थी। उधर का तो कोई है ही नहीं है, जसवंत साहनी की बेटी। 3 गो में 2 गो का ना छोटकी और मझली को खूब पैसा आया। जब हमारे यहाँ आती तो 2300, 2400 उंगली दी, 2400, 2500, 2000, 1500, मैंने जोन दिन आती तो दिन मेरा खाता में पैसा हम निकाल के देते गए। 15,000 16,000 उसको मिला लॉकडाउन में अकेले उसको। तब नाक वाला कान वाला अपना जो खरीदी, उस समय सोना भी सस्ता था, खरीदी। अब बड़की ने एक दिन हमारे यहाँ खूब रो रही थी, जबकि बड़की की शादी होने वाली थी, बड़ी थी वो खूब रो रही थी, सर जी ना हमारा नहीं आवे पैसा खूब। हम कहली बुआ हम कुछ नहीं कर सका उन्हें मायूस हो गई। हमारे यहाँ नहीं पढ़ती थी लेकिन सर जी कहती थी। तब बोली, तब बोले जाके देखो तुम दूसरे जगह कहीं चेक कराओ, कहीं आ जाएगा थोड़ी। वो भी चेक करा के आई आता तब ना, हमारे यहाँ कि वो आता नहीं आया है ना, वो दोनों खरीदी आई दोनों।
उसकी मम्मी को हम बोले कि ना इसको भी खरीद दीजिएगा, ये बच्चा है थोड़ा सा लगेगा इसको कि ना, तो आप ना चोरी से इसको खरीद दीजिएगा, बोलिएगा कि दोनों बेटी लड़ेगी तो इसलिए आप चोरी से कहिएगा कि इसको पैसा आया, हम कह देंगे हाँ पैसा आया, एक के ब्रेक रहा। देखिए कैसे कैसे हम प्लान बनाए। उसकी मम्मी को कहे कि खरीद दीजिएगा, हमसे पूछेगी, आप बोल दीजिएगा कि जय सर जी के हाथ से पैसा निकालिए, एक के बार इसको पैसा आ गया 15,000। तो हमको पूछेगी तो हम कह देंगे, तो झगड़ा नहीं करेगी, नहीं होता बहन में झगड़ा। चलिए आए किताब की ओर। देखिए आ जाइए। श्रीमती इला भट्ट की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोग फरवरी गठन 1987 में किया गया महिला विकास के लिए। ग्रामीण महिलाओं के शिशु विकास योजना 1982 में की गई। अब चलिए इस तक समझ गए। अब चलते हैं हम धार्मिक और सांप्रदायिक विभेद। अब छोटा सा तनिक सा खत्म हो जाएगी कहानी। देखिए हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, और जाति के आधार पर यानी धर्म के आधार, जाति को छोड़िए, धर्म के आधार पर, इसको आप संप्रदाय कहिए, उसके आधार पर भेदभाव किया जाता है और ये राजनीति को प्रभावित करती है। तो कहिएगा कैसे, तो समझिए। सांप्रदायिकता सबसे पहले है क्या, ये समझ लीजिए। सांप्रदायिकता ये नहीं है कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो जैन है, वो सिख है, ये सांप्रदायिकता नहीं है। सांप्रदायिकता का मतलब हुआ कि आप चाहे अपने धर्म के लिए जब आगे काम करना शुरू करते हैं, आप अपनी धर्म की पहचान के लिए जब दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, तो सांप्रदायिकता है। आप इस्लाम है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंदू हैं उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों मिल के अगर रहेंगे तो क्या हिंदू क्या इस्लाम नहीं। लेकिन ना, आप कह रहे हैं कि ना हमारा तजिया रहेगा, झंडा हम फहराएंगे, कौन भला, क्या है कि नहीं, तुम ना चंदन नहीं करोगे, कह देते हैं। अब देखिए 4 को खच्चर है अपना टोला में, वो चारों कह रहा है कि तुम चंदन करेगा तो 4 जाएंगे चंदन, तो हम कह देते हैं। ये हुआ कौन, इस सांप्रदायिकता, इस सांप्रदायिकता हुआ नहीं। इसी को कहते हैं सांप्रदायिकता। मतलब देखिए आप धर्म मना रहे हैं उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारे देश भारत धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। आप दुनिया के देशों में जाइए, भारत जैसा देश नहीं, कहीं कहीं नहीं है। इंग्लैंड जाइए, याद रखिएगा वहां का राष्ट्रीय धर्म ईसाई है। बगल में श्रीलंका जाइए, वहां का राष्ट्रीय धर्म है बौद्ध। पाकिस्तान जाइए, वहां का राष्ट्रीय धर्म है इस्लाम। भारत में धर्मनिरपेक्ष है। आप किसी भी धर्म के लोग हैं, आपको धर्म मनाने में कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको तब मना किया जाता है, आपके मनाने से दूसरे को हानि न होनी चाहिए, तो सांप्रदायिकता। और ये कब से बढ़ा है मालूम है आपको, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब से। शुरू में तो हम लोग हिंदू मुस्लिम साथ साथ थे। कहा, जब हमारे देश में मुगल का शासन था, बाबर आया था देश पर, राजा था, उतना अत्याचारी नहीं था। उसके बेटा उतने अत्याचारी नहीं थे। अकबर तो हिंदू मुस्लिम को एकता का तो प्रतीक बन गया है। अकबर एक ऐसा राजा, हिंदू मुस्लिम को एक किया। जानते हैं, हिंदू लड़की जोधाबाई से उन्होंने शादी कर लिया, और सबसे प्रमुख रानी उनकी जोधाबाई थी, जबकि उनकी 3 गो पत्नी थी। इस्लाम से भी शादी की हुई थी एक लड़की से, एक हिंदू से भी शादी कर रखी थी, और एक ईसाई से भी शादी कर रखी। तीन लड़की से उससे शादी कर दिया था। कौन, अकबर। और तीनों के लिए अलग अलग राजमहल था। और जोधाबाई के लिए, सुनिए, राजा था देश का, जोधाबाई के लिए जो महल था उसमें शिव मंदिर था। मंदिर में ओम घंटी उंटी का फोटो अभी भी है, आप जाके देख सकते हैं फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। और राजा अकबर खुद जाकर के उस मंदिर में पूजा करता था रानी के साथ, क्योंकि उनकी प्रमुख रानी में जोधाबाई प्रमुख थी। और रानी का नाम आपको याद नहीं होगा, हमको नहीं याद है, आपको क्या याद रहेगा। लेकिन जोधाबाई हिंदू कन्या थी, वो बहुत अच्छा उसको मानता। इतना ही नहीं जानते हैं, राजा अकबर के दरबार में कोई अगर हिंदू पहुंच जाता कि हमको मंदिर बनवाना है, राजा दान देता, दान देता कि जाओ बनवाओ, और अपने आदमी को भेज देता कि जाओ कोई मुसलमान खतराई नहीं करे, मंदिर बनाने में रोके नहीं, इसलिए अपना सेना को भेज देता था, मंदिर बनवाओ उसको। ऐसा राजा था। लेकिन नहीं होता है, कुछ इस्लाम में भी कुछ लोग होते हैं। राजा अकबर को कहा कि आप मुसलमान होके हिंदू के पीछे से, तो उन्होंने एक अलग से चलाया दरबार, उसका नाम रखा दीन इलाही। यहाँ पर सब लोग आएगा, सब
बोलेगा। मैंने जिस लोगों को भी दिक्कत है, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, वो आए हमारे यहाँ अपनी फरियाद कर सकता है। उसमें कोई नहीं रहता था इस्लाम, हिंदू का लिए अलग दीन इलाही चलाया वो। मतलब कि जैसे हम गए अकबर के सामने, ये इस्लाम वाला है एकदम पूरा तारीयार बढ़ाई ले। हाँ, तो हमको इसको देखिए कि डर लग गया कि ये जो है ये कट्टर मुसलमान है, बोलेंगे तो राजा कुछ कहे चाहे नहीं कहे, बाद में ये कुछ कह दे। राजा उसको रखबे नहीं करता था, राजा अकेले बैठता था दरबार में, मंत्री संतरी सब साइड रहता था वो। मैंने आप बेफिक्र बोलिए, जो मन में आए सो बोलिए। नहीं जैसे जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं पे बैठते हैं तो सबको देखना पड़ता है कि ई की सोचेगा वो की सोचेगा, नहीं तब बोलना पड़ता है। अकेले में हम बात करेंगे तो जो मन होगा सो बात करेंगे। तो वैसे वो बात करता था, दीन इलाही चलाया राजा अकबर। ऐसे राजा थे। अपने दरबार में नौरत्न में सुना होगा, बीरबल कौन था मालूम है? ब्राह्मण था, मान सिंह ब्राह्मण था, ऊंचा ऊंचा पद दिए हुए था। राजा अकबर के शासनकाल में धीरे धीरे स्थिति दयनीय हुई। 1857 की जो लड़ाई हुई थी, हाँ 1857 की लड़ाई, सैनिक विद्रोह, हिंदू मुस्लिम मिलके लड़े थे हम लोग। अंग्रेजवा को लगा यार ये हिंदू मुस्लिम सब साथ है, देश तो बड़ा सुंदर है, इसको अगर रखोगे तो ठीक है, सोना का चिड़िया है, एकदम बड़ा लूटेंगे। तो कहा कि फूट डालो राज करो, फूट डालो हिंदू मुस्लिम को अलग करो। और वही अंग्रेजवे के कारण आज देश में हिंदू मुस्लिम है। ये तो आज हिंदू मुस्लिम हमारे देश में नहीं होता, हम सब भाईचारा में रहते, एक साथ मिलजुल के रहते। ऐसे अपने यहाँ अपने गांव में भी भाईचारा है, इसमें कोई बेशक, अपने गांव के आसपास के इलाकों में भाईचारा है, सब मिलजुल के रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कभी कभी आप सुनते होंगे उन्मादी बात, ये किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। और उसी के कूटनीतिज्ञ का कारण याद रखिएगा, 1906 में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है, उसी के कूटनीतिज्ञ के कारण। और इसका कितना उदाहरण आप देखे होंगे देश की आजादी के समय, तो क्या बताएं। नोआखली में आप सुने होंगे, जब देश आजाद हो रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना एकदम जिद पर अड़ गया कि नहीं हमको चाहिए पाकिस्तान तो चाहिए। जबकि कैबिनेट देखिए, अंग्रेज शुरू में तो चाहता था कि हिंदू मुस्लिम अलग करके दो देश बनाए, लेकिन बाद में अंग्रेज को भी महसूस हुआ कि नहीं, दोनों को मिला देना चाहिए। पाकिस्तान की मांग पर वो तैयार नहीं था। चर्चिल वहां का प्रधानमंत्री थे, लॉर्ड चर्चिल, वो चाहता था कि हिंदू मुस्लिम मिलकर एक भारत बनाए, और पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था मुस्लिम लीग का कि नहीं दोनों मिलके रहो। समझे? जब कैबिनेट मिशन की बैठक हुई थी, वो आया था हमारे यहाँ, तो उसमें पाकिस्तान की मांग नहीं था, वो कहा आप संविधान बनाइए और सब मिलके एक देश बनाइए, वो कहा था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना तो जिद पर अड़ गए कि नहीं हमको तो भाई पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए। नोआखली कलकत्ता पश्चिम बंगाल, लुंगी डांस हुआ। हाँ लुंगी डांस नहीं देखे हैं? अरे देखिए में अंग्रेजबा का भी कुछ मनोबल, एक सा इस्लाम जो है मुसलमान फरसा लेता तलवार लेता दौड़ता, 30 रुपया दौड़ता, आज जा रहा है उधर, अंग्रेजवा पुलिस का था, बे बे किलो चन्नम ला, बैग टोपी वाला मर 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 मर, ले छपाक, 200-400 हिंदू कट गया। आज जब हिंदू तलवार लेके चलता तो कहता बे गलो लुंगी वाला गेलो, बे गोलका टोपी वाला मार 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 मार, ले उन्हें मार। इस सब में करा रहे थे कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी को मालूम हुआ, गांधी जी चले गए। देखिए गांधी जी एक ऐसे शख्स थे, नोआखली में सड़क पर खड़े हो गए, सिंगल व्यक्ति खड़े हो गए, हिंदू मुस्लिम शांत। गांधी जी एक छोटे कद के आदमी थे, काला कलूठ आदमी थे, रंग के काले भी थे, हाँ से हंसने की बात है, लेकिन उनमें एक अद्भुत क्षमता थी भाई, अद्भुत क्षमता। नोआखली में चले गए तो हिंदू मुस्लिम शांत हो गया, लेकिन देश का बंटवारा। अब बाद में जानते हैं, वही सांप्रदायिकता के कारण, वही सांप्रदायिकता के कारण उनकी मृत्यु हुई। 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे उनको गोली मार दिया। क्यों मालूम है आपको? यही सांप्रदायिकता का भेंट चढ़ गए हुए बेचारे। इसका कारण था क्या? सुनो, देश का बंटवारा हुआ, अब देश के जितने लोग थे वो बांटना नहीं चाहते थे। अब गांधी जी देखे कि देश का बंटवारा अगर नहीं होगा तो देश में
अमन चैन नहीं होगा। चलिए बाजी, अब क्या हुआ कि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय कितना बवाल हुआ तो देखबे किए। पाकिस्तान में पढ़ने वाले जितने हिंदू थे उनको आना पड़ा भारत। भारत से कितने मुसलमान को भागना पड़ा कहाँ? पाकिस्तान। नहीं, देखिए देखिए, सुनिए सुनिए, ये सब रह गए कि ये लोग मेल मिलाप से रहते थे, उधर पंजाब आर की तरफ में ना सबको भागना पड़ा। अरे कितना मारकाट हुआ, बोगी भर भर के, ट्रेन भर भर के आता था लाश, उधर से लाश, इधर से लाश जाता था। आपको देखना है तो एक फिल्म है गदर एक प्रेम कथा, सन्नी देओल का है, गदर एक प्रेम कथा है, फिल्म का नाम है। उसमें देखिए कैसे मारकाट होता है। तो कहने का अर्थ है कितना हंसता खेलता परिवार, सुख संपन्न परिवार निर्वासित के जीवन जीने के लिए हो गए बेचते। अब क्लास 12th में एक पढ़िएगा, एक लेखिका है लड़की, उसका नाम याद नहीं है। उसका एक सुंदर सा रचना है, सिक्का बदल गया, शीर्षक का नाम है सिक्का बदल गया, क्लास 12th में है। कौन लिखते हैं हमको याद नहीं है, वो बहुत सुंदर लिखे हैं। जैसे एक शाहजी हैं पाकिस्तान में, खूब सुंदर संपत्ति है, अच्छा है सब कुछ, ठीक है ना। और देखिए उसके पति मर गए हैं, बेटा नहीं है, शाहजी अकेले, यानी कि औरत अकेले है। लेकिन और वो घटना में बताया गया है, और उनके घर पर रहने वाला एक मुसलमान जो है वो ना उनको काटने के फेर में है, कहानी में बताले है, काटने के फेर में। लेकिन देखिए आत्मा न कहता है आपको सही करने के लिए, कहेगा आत्मा, तो वो काटने के लिए ग्रासा पिजा रहा है, यानी तलवार समझिए। और तब ये शाहजी आंगन में चल जाते हैं, जाते हैं ना शाहजी, तो उनको तो ये पता नहीं है कि ये हमको मारने वाला। लेकिन जब वो देखता है ना तो शाहजी के चेहरा देख करके ना उसका मन कहता है, बचपन में इसका पति तो हमको बहुत डांटता था, मारता था, लेकिन शाहजी तो हमको बहुत बेटे की तरह पाली है, दूध पिलाई है, बेटे खा लो। मैं जैसे उनका पति के नौकर रहता था ना, पति डांट देता था कभी कभी, तो वो बिना खैले सुत रहा, तो शाहजी रात में उठ के ललटे में लेके आओ नौकर को, ले बेटा खा ले, क्या करेगा, डांटे हैं तो ऐसे करके। लेकिन अभी पैसा का लोभ उसको हो गया है कि शाहजी मर जाएगी, नौकर हम ही है, तो पूरा जमीन का मालिक तो हम ही होंगे, काटने के फेर में है। लेकिन समय बदलता है ऐसा कि घोषणा हो जाती है गांव में कि जितने भी हिंदू हैं खाली करिए। शाहजी यहाँ से चले जाते हैं, सारा जमीन जायदाद घर द्वार, यहाँ तक कि कहते हैं कि वो घर के दहलीज में भी नहीं जा पाते हैं। ऐसी चीज कहने का छोड़िए सब। तो कहानी ऐसा है कि उस समय कितनी सांप्रदायिकता की घटना घटी, ये तो आप ही जानते होंगे। जानते हैं हमारे एक और विद्यार्थी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, याद रखिएगा 1931 में उनकी मृत्यु हुई है, ये भी पूछता है। हाँ, सांप्रदायिकता के शिकार हुए 25 मार्च 1931, गणेश शंकर विद्यार्थी। कानपुर में दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम का दंगा। ये बेचारे गए, सिंपल आदमी समझा रहे थे, ए भाई काहे आप लड़ रहे हैं, ए आप हिंदू हैं काहे लड़ रहे हैं, ले भलैया, सब इन्हीं को कूट काट के मार दिया। तो कहते हैं कि दंगाई ना तो हिंदू होता है और ना ही दंगाई कोई भी हो सकता है, ना हिंदू और ना मुस्लिम। देखिए यहाँ पर लिखा होगा, जब हम आत्महत्या के लिए तैयार है तो हमें अंग्रेजों के दोष मरने का क्या भी अधिक। ये किसने कहा था? गांधी। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा, जब हम स्वयं आत्महत्या के लिए तैयार है तो अंग्रेजों को दोष मरना। अरे लड़ रहे हैं हम, अंग्रेज का नाम ले रहे हैं कि अंग्रेज कर दिया। अंग्रेज तो शुरू में किया था, बाद में तो एकता लाना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं। चलिए, और हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता लागू की गई है ताकि सब धर्म के लोग मिलजुल करके रहे, क्योंकि भारत अनेक धर्मों के लोग हैं, मिलजुल करके रहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो इतने ही रहने देते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष को जोड़ दिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, किस संशोधन में धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है? 42वें संशोधन में। अब जो भी है, चलिए तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।